दोस्तों नमस्कार। आज हम कल मैंने आपको सीटेट लेवल फर्स्ट का पेपर डाल दिया था। हो सकता है कि रात को आपको नहीं दिखा हो, लेट नाइट डाला था। और आज हम सेकंड लेवल का जो पेपर हुआ है, मैंने अभी उसको जस्ट मंगाया है और देखा है और अभी हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, मैं बार बार आपको एक कॉमन सी बात बोलता हूँ, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो या एस्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सिंपल सी थ्योरी यही है कि उस एग्जाम को आप देने जा रहे हो तो कितने रिलैक्स मूड से जा रहे हो। जब डर के साथ उस एग्जाम को देने जाओगे तो हो सकता है कि आपको 30 में से 30 प्रश्न आ रहे हैं लेकिन आपके 25 सही होंगे। लेकिन जब रिलैक्स मूड में उस एग्जाम को देने जाओगे, एग्जाम के ऊपर आप हावी होके जाओगे, तो हो सकता है बहुत बेटर कर पाएं। कल बहुत से बच्चों ने कमेंट किए, सर 30 में से 30 भी सही हैं, 29 भी सही हैं, आपकी किताब का बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा रिस्पॉन्स नहीं है, ना मेरी किताब का रिस्पॉन्स है, एक रिस्पॉन्स है आपकी कहीं ना कहीं सजगता का। क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप को उस लेवल के अकॉर्डिंग तैयार नहीं करते, तब तक किसी कंपटीशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चाहे रीट हो चाहे किसी का पेपर हो, अपने ऊपर हावी मत होने देना उस पेपर को। आपको उस पर हावी होना है, बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत जल्दी से हल करवाऊंगा क्योंकि समय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, तो कम व्याख्या करूंगा क्योंकि जहां लगता है इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्नों के ऊपर अपन सीधा बातचीत करेंगे। एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर को अपन हल कैसे करें, बस यही मेरा एक समझाने का उद्देश्य रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को टू प्रमोट ए मीनिंगफुल लर्निंग इज द क्लासरूम ए टीचर शुड। तो एक अर्थपूर्ण अधिगम की जब हम बात करते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम का कॉन्सेप्ट स्पेशली किसका था? डेविड आशुबेल का भी था, जरम बोर्नर ने भी चर्चा की है, ठीक है। तो ये अवधारणा मानचित्रण भी इसी पर आधारित है। तो अर्थपूर्ण अधिगम जो है, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछ रहा, आगे ब्रैकेट खाली है। देखिए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर सकें। अच्छी बात है कि निश्चित रूप से हमें क्या करेंगे, सहायता करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे? सहायता करेंगे। एक मिनट, ठीक है, ये सही है। कुल मिला के देखने में भी लग रहा है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पे वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। प्रश्न की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी आंशिक सही है। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सख्त हो। पॉजिटिविटी हमेशा रखो, सीटेट का एग्जाम हो चाहे रीट का एग्जाम हो चाहे एस्टेट का, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी से हल करना। आपको बेटर क्या लगता है? संवाद इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रेन टू बिल्ड ए मल्टीप्लाई पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो बहुपरिप्रेक्ष्य विकसित करने में हमें संवाद और परिचर्चा विकसित करनी चाहिए, बेस्ट आंसर है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। जब पढ़ो ना तो ये डर के साथ पढ़ रहे हो ना कि दिमाग में आ रहा नहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो यहां गलती कर बैठोगे। उपेक्षा शब्द है ना कि अपेक्षा, ठीक है। उपेक्षा शब्द है ना कि अपेक्षा। तो उपेक्षा करोगे विविधता की तो वो अच्छी चीज नहीं है, तो ये तो एकदम से गलत हो गया। बचे 3, ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट एकदम सही है, थर्ड एकदम सही है, सेकंड आंशिक सही है। आंसर देखने के बाद तय करना है कि बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फोर्थ तो होगा नहीं। फोर्थ तो दिमाग में फिट कर लो कि फोर्थ तो मुझे करना ही नहीं है। क्या करना है? फोर्थ तो मुझे करना ही नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। फोर्थ तो आंसर मेरा होना ही नहीं चाहिए कोई भी हाल में, तो ये गलत हो गया। इसमें भी फोर्थ है, विविधता की उपेक्षा नहीं करेंगे। बचे 2, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो यहां बेटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट बेटर है, थर्ड बेटर है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही है। हाँ, यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होते तो अपन कर सकते थे क्योंकि ये भी आंशिक सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो पॉजिटिव आंसर दोनों हो जाए, 1 और 3। तो ये उत्तर होना चाहिए, इसका होना चाहिए। अभी सेटेट का आंसर की नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आगे देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? विशेष याद रखना, जब शब्द को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहां है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां क्या पूछ रहा है? नहीं शब्द पूछ रहा है साहब। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो इसको अंडरलाइन कर लो कि साहब नहीं करना है, वरना गलती हो जाएगी। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करवाना प्रभावशाली पद्धति है। तो ये तो पॉजिटिव है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की उदाहरण है, ये भी बेस्ट है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना,
तो चुनौतियां समझेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग की तीनों ही विशेषताएं हैं सहयोगी अधिगम के, तो तीनों बेस्ट हैं। लेकिन प्रश्न पूछ रहा नहीं है, तो नहीं में आगे देखो चौथा ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। ट्यूशन पढ़ना धारा 28 आरटी की आलोचना करती है, और ट्यूशन एक प्रकार से गलत क्रिया माना गया है, अनावश्यक क्रिया माना गया है, बच्चे के विकास में एक प्रकार से स्वाभाविक विकास में बाधक माना गया है। तो जिससे अध्यापक को अधिक ध्यान न देना पड़े, यानी वो खुद तो वो पढ़ाएगा नहीं और कहेगा ट्यूशन करने के लिए आ जाना, तो ये नेगेटिव बिंदु हो गया। तो चौथी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सबका करोगी, ठीक है। तो चौथी विधि, चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 3 नंबर पे, बच्चों के लिए अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामंगिक अवस्था। देखिए, जब फिजिकल हेल्थ की अपन बात करते हैं, संवेगात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं, अभी मैं क्लास में भी फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, मैंने चर्चा की थी क्लास में भी, शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जो बच्चा इमोशनली कमजोर होता है उसका शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं होता है, जो अस्थिर होता है उसका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होता, जिसके संवेग स्थिर होते हैं, हमेशा याद रखना, मोटा जो आदमी होता है उसके संवेग स्थिर होते हैं, बहुत अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। मतलब संवेगों से कहीं ना कहीं संबंध है फिजिकल हेल्थ का, समझिए। आपसी संबंध नहीं है, गलत है। भूमिका नगण्य, मैंने कहा नगण्य नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है, नगण्य नहीं है, क्या है साहब, महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये गलत है, ये गलत है। का कोई प्रभाव नहीं होता है, मैंने कहा प्रभाव पड़ेगा, संवेगात्मक अस्थिर व्यक्तित्व का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका है, चौथा उत्तर हो जाएगा कि संवेग जो है वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो उत्तर 4। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए आप, चौथा प्रश्न, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन वन, ठीक है। फियरफुल, भयावह होना चाहिए, मैंने कहा कि भय अधिगम के लिए बहुत प्रतिकूल होता है, तो भय तो होना ही नहीं चाहिए। सुसाध्यात्मक, सुसाध्य हो सकता है लेकिन भयात्मक गलत है। प्रतिस्पर्धात्मक या सुसाध्य तक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भी अच्छा नहीं माना गया है। अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, सहयोगी आएगा, और फिर बजाय प्रतिस्पर्धा के। प्रतिस्पर्धा से बच्चों में ईर्ष्या का पैदा होता है, तो प्रतिस्पर्धा से सहयोगी उदाहरण, सहयोगी अधिगम वो बल देता है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा कौन सी होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। तो यहां प्रतिस्पर्धा के बजाय पहले बिंदु में क्या आना चाहिए, पहले बिंदु में आएगा सहयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, याद रखना। तो यहां क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव और बाद में कॉम्पिटिटिव, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, सहयोगात्मक और फिर प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, तो चौथा में हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू द एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न, ठीक है। बेस्ट पद्धति कौन सी है, प्रभावशाली पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रभावशाली पूछ रहा है। तो प्रभावशाली सबसे बेस्ट आंसर था, देखना है बेस्ट कौन सा उसका है, प्रभावशाली पे टिक कर लिया। वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, तो सरल कार्य दोगे तो फिर आप प्रेरित कैसे करोगे, तो नॉर्मल चीज है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध करवाना, ठीक है। पार्ट उपलब्ध करवाना, पार्ट जानते हो, इसके फोल्डिंग, मचान, यानी कि बच्चे को हिंट देना। इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसकी है, वाइगोत्स्की की। वैसे जर्म ब्रूनर ने भी प्रयोग किया है, लेकिन स्पेशली पर्सन जितने भी आते हैं वाइगोत्स्की से आते हैं। विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो, तो नए कौशल सीखने में उसको एक ढांचा प्रदान करेंगे अपन संवाद के माध्यम से। सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने बल नहीं, कार्य से ज्यादा सीखना महत्वपूर्ण है। कार्य पूर्ण कर सकता है, लेकिन यदि मोटिवेशन के साथ करेगा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं है, ये नहीं है। बचे 2, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध करवाना, उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विपरीत करने के लिए प्रभावशाली पद्धति और पाठ उपलब्ध करवाना। साइकोलॉजिकली और वाइगोत्स्की के अनुसार बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, पाठ होगा। ज्यादा बेहतर क्या है, 3 नंबर का है, प्रोवाइडिंग स्केप होल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न ए न्यू स्किल, ठीक है। क्रिएटिंग ए लॉट अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन। देखो दोनों ही अपनी जगह सही है। जब मोटिवेशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता वाला आता है, तो ज्यादा सही मुझे लग रहा है कि 3 नंबर यहाँ पे होना चाहिए। बाकी ये भी प्रतियोगिता, बाकी अप्लाइड पर्सन है, तो हो सकता है कि उत्तर इसका 2 भी मान लिया जाए। दोनों अपनी जगह ही सही है, लेकिन प्रतियोगिताओं के बजाय ज्यादा एक साइकोलॉजिकल अप्रोच के साथ देखें तो पार्ट जो है वो ज्यादा अच्छा एक तरीका है, ठीक है। उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विपरीत करने के लिए प्रभावशाली पद्धति, तो प्रभावशाली पद्धति ये है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप,
बच्चों को चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चिंतन नया टॉपिक जोड़ा गया है, आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है तो नॉट करेक्ट के ऊपर दिमाग में रखना है कि बच्चों के आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हुए उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है तो बच्चा आसपास की चीज़ों को देखेगा तो उसको जानने की कोशिश करेगा, एक्टिवली सोचेगा। ठीक है, होती है, स्वाभाविक चीज़ है, शिशुअवस्था की विशेषता है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासा, एक जन्मजात एक प्रकार से संवेग है। ठीक है, तो जन्मजात जिज्ञासु होते हैं बच्चे, ये भी ठीक है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। निर्मितवाद इस बात की पैरवी करता है, निर्मितवाद के अकॉर्डिंग ऐसे होता है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, कॉन्सेप्ट को खुद नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो ये बच्चे के चिंतन के बारे में नेगेटिवली दे रहा है। चिंतन बच्चे के लिए जरूरी नहीं कि कोई सहायता उपलब्ध करवाए। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है, जिसमें बच्चा खुद भी कर सकता है, कॉन्सेप्ट वो खुद भी बना सकता है, प्रतिमाएं वो खुद भी बना सकता है। तो यहां गलत कौन सा हो जाएगा, सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा बिंदु इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसको याद रखना, आप चौथे बिंदु को कर देंगे, क्या कर देंगे, चौथा बिंदु। 7 नंबर पे 7 नंबर का प्रश्न देखें। लर्निंग इज ए खाली एंड प्रोसेस, बहुत इजी सा प्रश्न है। अधिगम एक प्रक्रिया है, कौन सी है, सरल और व्यक्तिगत। देखो, अधिगम को सरल प्रक्रिया नहीं माना गया, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। व्यक्तिगत, बच्चा अपनी गति सीखता है, व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन सरल नहीं है। जटिल है, निष्क्रिय, एक शब्द सही है, गलत है, निष्क्रिय नहीं होगा, बच्चा एक्टिव होकर सीखेगा। जटिल व सक्रिय, सरल व रेखिक। रेखिक का मतलब एक दिशा में चलना, नहीं उतार चढ़ाव आते हैं अधिगम की प्रक्रिया में। जब हम अधिगम वक्र की बात करते हैं तो क्या आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो रेखिक भी नहीं होगा, सरल भी नहीं होगा, जटिल होता है लेकिन निष्क्रिय नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जटिल प्रक्रिया भी होती है और स्पेशली सक्रिय प्रक्रिया। किताब में डाल रखे कंप्लीटली, ठीक है, कि बच्चा एक्टिव होकर इसको सीखता है, बिना एक्टिव लर्निंग होगा ही नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का उत्तर, जटिल क्या हो जाएगा, 3 नंबर का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही। तो 3 नंबर कर लेना। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। सिंपल सी बात है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए, समझना। अनदेखा, टालना, ये सब गलत है। और इस बात पे किसने बल दिया था, स्पेशली वाइगोत्स्की भी इस बात की बात करता है, समावेशी शिक्षा भी इस बात का समर्थन करता है। तो समझना, यानी 1 नंबर का जो उत्तर है वो सही कर देंगे, 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार। किसको, तो वो कौन सी कक्षा हो सकती है जहां बच्चे के अकॉर्डिंग हर चीज तय की जाती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। मैंने पहले ही कहा था सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नताएं, बाल विकास की जो सामान्य कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत हैं, कोहलरबर्ग, इन पे ही पूरा प्रश्न पेपर आता है घूम फिर के। ठीक है, तो ये कौन सी एजुकेशन होती है, अपनी मनोविज्ञान में मैंने व्यक्तिगत भिन्नता के जस्ट बाद में टॉपिक डाल रखा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील कक्षा में जो होता है वो बच्चा प्रधान होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जो जॉन डीवी की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है, जॉन डीवी की। तो यहां उत्तर क्या कर देना है आपको, जॉन डीवी कर देना। क्या मतलब, प्रगतिशील शिक्षा कर देना। क्या कर देना, प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो सही होगी यहां पे। नेक्स्ट भाई, बोर्ड काम नहीं कर रहा रे। आगे देखिए, बच्चों का एक विद्यालय में असफल होना, चिल्ड्रेन फेलियर इन स्कूल। यहां सीधे चले जाओ, बच्चा एक फेल होता है, इसका तात्पर्य क्या फेल होता है। एनसीएफ 2005 में मैंने बहुत अच्छे से जिक्र कर रहा है, एक बच्चे का फेल होना शिक्षक की असफलता है, शिक्षण पद्धतियों की असफलता नहीं, सबसे बड़ी असफलता उस स्कूल की है, पूरी शिक्षा प्रणाली की असफलता है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। तो एनसीएफ 2005 में क्या लिखा हुआ है कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। सीधे चौथे ऑप्शन पे आने, ज्यादा सोचना नहीं है, टाइम नहीं लगाना है। तो चौथा ऑप्शन जो उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं, विद्यालय की असफलता है बच्चे का फेल होना। नेक्स्ट,
फिर देखिए 11 नंबर का, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रेन। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बहुत अच्छी पद्धति है, ध्यान भंग कैसे होगा? बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघन रुकावट पैदा करती है, गलत बात है। स्वस्थ प्रतियोगिता भी तो हो सकती है, कोऑपरेटिव लर्निंग यही तो बात करता है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पे आक्षेप कर सकते हैं, आक्षेप मतलब आरोपण, ठीक है। आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओवन थॉट प्रोसेसिंग शिफ्ट टू ए हाई लेवल ऑफ कॉन्जिटिव एक्टिविटी। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पे आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। देखिए बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पे आक्षेप, आक्षेप मतलब रिफ्लेक्शन, आक्षेप मतलब अपने ऊपर उसका एक प्रकार से कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं, और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पे चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि तक पहुंचाने का उच्चतम स्तर है। तो बेस्ट यही लग रहा है। और बच्चे में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो कि उसका अधिगम स्तर, ये बाकी तीनों नेगेटिव हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पे आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पहुंच सकते हैं। तो तीसरा कर लेना, मैं लगा नहीं रहा क्योंकि बोर्ड कम काम कर रहा है। तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, ऑब्जेक्टिव वाली किताब में ऑलरेडी इसको डाल रखा है। समाजीकरण की जब भी बात आएगी तो विद्यालय जो आएगा वो द्वितीय कारक है, परिवार प्राथमिक कारक है, परिवार में माँ पहली परिचारिका है। संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी वहां कक्षा कक्ष महत्वपूर्ण बन जाएगा, ठीक है। सामाजिक विकास की बात आएगी वहां परिवार महत्वपूर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो परिवार प्राथमिक कारक है और विद्यालय क्या हो जाएगा? द्वितीय कारक। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? किताब में डाला हुआ है, जीन पियाजे मैंने यूट्यूब पे करवाया था, समझाया था। गुणात्मक भिन्नता की बात जो करता है वो जीन पियाजे करता है। किसकी बात करता है? गुणात्मक भिन्नता की बात करता है कि व्यक्ति जो संज्ञानात्मक विकास में अंतर होता है वो गुणात्मक रूप से अलग होता है, और सीखना जो होता है वो कर्मिक प्रक्रिया निम्न से उच्चतर की ओर प्रक्रिया होती है, आरोही क्रम में चलता है संज्ञानात्मक विकास। ये कौन कहता है? जीन पियाजे। तो ये कौन कहता है? जीन पियाजे। उत्तर 13 नंबर के प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने पहले भी कहा कि विकास के ऊपर प्रश्न आएगा, विकास के सिद्धांत पे प्रश्न आएगा। विकास सुरुचिपूर्ण होता है सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटनाएं। पूर्व निश्चित नहीं होता और केवल आनुवांशिकता से नहीं होता, वातावरण से भी होता है। तो ये एक पक्षी हो गया। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया भी नहीं है, जटिल प्रक्रिया विकास, और एक दिशा में नहीं होता, द्विदिशा में होता है, ठीक है ना। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, निश्चित रूप से सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, और लेव वाइगोस की विकास के विशिष्ट तथ्यों मैंने डाल भी रखा है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। सभी बच्चों का विकास होता तो क्रम तो एक ही है, सिर से पैर, दिशा तो यही है सिर से पैर की ओर, लेकिन सुनिश्चित समय, समय की निश्चितता नहीं, समय का फर्क पड़ता है, जलवायु तक का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इनमें सब में आंशिक सत्य है, ठीक है ना। विकास जटिल प्रक्रिया है लेकिन यहाँ सरल लिख दिया, एक दिशीय, ठीक है। बच्चों के विकास में बहुत सी तो ज्यादा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3, जो कंप्लीट सही है। तो उत्तर क्या हो गया? 3 नंबर। लगातार तीसरा उत्तर चल रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर कर देना। 15 नंबर का प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि। देखो मध्य बाल्यावस्था शब्द आते ही दिमाग में कंफ्यूज हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था, तो मध्य बाल्यावस्था में कॉलसनिक ने कहा कि 5 से 11 वर्ष जो होती है मध्य बाल्यावस्था होती है। कोल ने कहा कि 6 से 10 वर्ष लड़कियों में मध्य बाल्यावस्था होती है, 6 से 12 लड़कों में होती है। तो मध्य बाल्यावस्था वाले को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 या 6 वर्ष है। मध्य बाल्यावस्था को एक प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था के ही समानांतर माना गया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलेगा। तो मध्य बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था दिमाग में। जो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तुरंत जीन पियाजे पे चले जाओ। जीन पियाजे को कोरिलेटेड करना है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि। समग्र शारीरिक वृद्धि हमेशा याद रखना किशोर अवस्था में होती है। कहां होती है? किशोर अवस्था में। पेशीय कौशल तो यहां भी विकसित होते हैं लेकिन समग्र शब्द वहां आएगा। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का योग। वैज्ञानिक तार्किक योग्यता तो विकसित होती है बाल्यावस्था में, लेकिन अमूर्त सोचना कहां होता है? किशोर अवस्था में। प्रतीकात्मक खेल का उभरना। प्रतीकात्मक खेल कहां होता है? पूर्व संक्रियात्मक यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, यानी मूर्त रूप से चिंतन, मूर्त रूप से तार्किक योग्यता विकास कहां होता है? बाल्यावस्था। जीन पियाजे ने यही बताया और सामान्य विशेषता भी यही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चौथी विशेषता कि तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। समझना आराम से एक चीज को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अमूर्त संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो वहां कौन सी अवस्था में बच्चा यहां क्या करता है? अमूर्त यानी किशोर अवस्था में आ जाओ। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। संरक्षण की विशेषता होती है कहां पे? मूर्त संक्रियात्मक में। वर्गीकरण भी मूर्त संक्रियात्मक में। श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, जबकि ये चीजें मूर्त में ही होगी तो यहां तो सक्षम क्यों नहीं? यहां भी सक्षम है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में आता है। परिकल्पित निगमन तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन, ठीक है, आर केपेबल ऑफ
डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रीपोजिशनल थॉट, ठीक है। परिकल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता का मतलब होता है संभावनाओं से वास्तविकताओं की ओर जाते हुए निष्कर्ष निकालना, और जीन पियाजे किताब में मैंने अंडरलाइन करके लिख रखा है, ठीक है। और प्रतिगप्ति, प्रतिगप्ति का मतलब प्रीपोजिशन होता है जहां कॉन्सेप्ट को अपन एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, ठीक है। चिंतन का एक साधन है। तो ये कहां करता है बच्चा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहां होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। विकेंद्रीकरण मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक में। तो एकमात्र एक विशेषता सही है, बाकी सब गलत हैं। तो तीसरा उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस अवस्था में है वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। रेट में भी कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको जीन पियाजे भी नैतिक विकास पढ़ना पड़ेगा। आजकल लेवल थोड़ा अच्छा ना लग गया तो वो भी पढ़ के जाना पड़ेगा। बाकी कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग ने हिंज की नैतिक दुविधा का अध्ययन किया था, पता है। 6 अवस्थाएं बताइए, 3 स्तर बताएं। देखिए, तो किस अवस्था में है? जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए, समाज के नियम कानूनों को बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो जहां वो समाज के नियमों के प्रति कर्तव्य की जो भावना आती है, उसकी कहां आती है? ऑलरेडी किताब में सेम लैंग्वेज लिख रखी है। पहली अवस्था में यंत्रीय उद्देश्य है, तो पहली उद्देश्य, दूसरी जो अवस्था है उसको बोला इसने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जहां बच्चा अपने विवेक के आधार पर, तार्किक योग्यता के आधार पर करता है, ठीक है। ये अंतिम अवस्था है। दंड और आज्ञा पालन, ये पहली स्थिति मानी गई है जहां बच्चा मम्मी पापा के डर से नैतिकता पालन करता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था विनाश, ठीक है, जिसको चौथी अवस्था कहा गया है। ये इसमें बच्चा क्या करता है? समाज के नियम और परंपराओं को बनाए रखने की बात करता है, समाज के प्रति कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर करता है। नहीं, तीसरी अवस्था अच्छा लड़का लड़की है, और चौथी अवस्था ये है। तो बेटर आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो उत्तर क्या करना है? चौथा करना है। क्या करना है? चौथा लगा लेना, नंबर 4। आगे देखिए, आगे देखिए आप, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था दिमाग में आ गई 6 से 12 वर्ष में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। गलत बात है। विकास में परिवर्तन परिमाणात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। अनियमित और असंबंधित होता है, विकास हमेशा नियमित होता है। तो कोई भी अवस्था में हो जाओ, असंबंधित कभी नहीं होता, आपस में कोरिलेटेड होता है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से धीमी गति से होता है, लेकिन मापा नहीं जा सकता। मतलब शारीरिक विकास को तो माप सकते हैं, तो क्योंकि विकास परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक गुणात्मक। तो धीमी गति से होता है, एकदम सही है, लेकिन मापा नहीं जा सकता, ये बात गलत है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुस्तरीय का मतलब है विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर रूप में होगा, और कंबाइंड होता है। एक विकास अच्छा होता है, दूसरा भी अच्छा होता है। तो ज्यादा सही तो ये है 4 नंबर। बाकी आंसर क्या माना जाता है? धीमी गति से भी होता है, लेकिन मापा नहीं जा सकता, ये बात जच नहीं रही है। तो ये तीनों और चारों दोनों हैं ही सही लग रहे हैं आंशिक रूप से, लेकिन चौथा यदि मेरा एटीट्यूड पूछा जाए तो चौथा ज्यादा सही है, क्योंकि मिश्रित तो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि जो कोल और ब्रुश ने इसको अनोखा काल इसलिए बोला है क्योंकि माता पिता को समझना बड़ा कठिन होता है, इसलिए जटिल माना है इसको, ठीक है। बहुस्तरीय मतलब बहुत से आयामों के तहत। तो ज्यादा सही चौथा है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास आता है जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। किसने दी है? वाइगोत्स्की ने दी है। जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट क्या है? वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का। वास्तविक विकास जहां बच्चा बिना सहायता ये कर सकता है, संभावित विकास जहां वो मुख्य निपुणतापूर्वक व्यक्तियों की सहायता से सीखता, वो होता है संभावित विकास, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र कौन है? निकट विकास। तो बताने की आवश्यकता नहीं कौन सा हो जाएगा, सीधा देख लो। बच्चे के वर्तमान स्तर पे स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क को अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित करने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो तीसरा जो बिंदु वो सही हो जाएगा कि यानी वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो क्षेत्र है, जहां वो MKO की सहायता लेता है, मोर नेग्लिजिबल अदर्स की सहायता लेता है, उसको इसने क्या नाम दिया? निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास, जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट क्या है? तो तीसरा हो जाएगा। 3 नंबर लगा लेना, 3 नंबर। 4 नंबर, 20 नंबर देखो, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी की जो अवधारणा है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ के जाना। प्रोग्रेसिव कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। अधिगमकर्ता मतलब बच्चा, स्टूडेंट का मूल्यांकन कैसे करेंगे? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल या असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। वर्गीकरण की तो बात ही नहीं करता। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता। पॉजिटिव आंसर कि मुझे कैसे पढ़ाना है ये जानकारी मिलेगी। बच्चों की जो समझ है उसके अकॉर्डिंग मुझे कहां बदलाव लाना है इसकी जानकारी देगा। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट मतलब ही नहीं है, सहायता उठाता हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। इस समय पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और क्या परिवर्तन किया जाए। नेक्स्ट,
हार्वर्ड गार्डनर, मैंने पहले भी कहा से रिट हो चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, आपका इसका थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है, और एक अब जो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और हार्वर्ड गार्डनर तो ऑलरेडी सिलेबस में अलग से डाला हुआ, तो इसके जो बहुबुद्धि सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1983 में अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने बुद्धि के शुरुआत में 7 प्रकार, फिर 8 प्रकार, फिर 9 प्रकार बताए। तो देखो इसने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इसने सुमेलित पूछा है बुद्धि का प्रकार। भाषिक बुद्धि किसमें होती है? भाषा बोलने की, लेखक में, गीतकार में, व्याख्याता में, वकील में, ठीक है, इनमें होती है। शारीरिक गति संवेदना किसमें होती है? खिलाड़ी में होती है, ठीक है। शारीरिक गति क्या होती है? खिलाड़ी में होती है, नर्तकी में होती है, जिम्नास्टिक में होती है। स्थानिक स्पाइटियल किसमें होती है? ये स्पेशली किसमें होती है? जो आपके मूर्तिकार में भी पाई जाती है, पायलट में भी पाई जाती है, सर्वेक्षक में पाई जाती है, अनुसंधानकर्ता में पाई जाती है। अंतराव्यक्तिक, ठीक है। इंट्रापर्सनल नहीं होती, इंटरपर्सनल विक्रेता में होती है। तो इंट्रापर्सनल जो होती है वो किस में होती है? जो स्वयं को जान सकता है, जो योगी है, संत है। तो बहुत अच्छा सा है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। गलत बात है, संज्ञानात्मक विकास में चरणों की बात केवल पियाजे करता है। स्कीमा के परिपक्वता से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, अगस्त स्कीमा की बात पियाजे करता है, छोड़ देना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की, देखो वाइगोत्स्की के 4-5 विचार हैं। सामाजिक निर्मितवाद, संस्कृति को महत्वपूर्ण मानना, भाषा को, लैंग्वेज को महत्वपूर्ण मानना, निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास, संभावित विकास, ठीक है। और उसकी जो सहयोगी अधिगम की उदाहरण, इनको आपने पाडा स्केप होल्डिंग, इनको यदि समझ लिया तो वाइगोत्स्की पे कितने प्रश्न आ जाए, गलत ही नहीं है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की। तो ये भाषा को महत्वपूर्ण मानता है, याद रखना। किसको महत्वपूर्ण मानता है? भाषा को महत्वपूर्ण मानता है। भाषा अधिगण यंत्र की चर्चा केवल नोम चॉम्स्की ने की है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। मतलब ही नहीं है, पुरस्कार दंड होंगे नहीं यहाँ पे, तो सेल्फ डिसिप्लिन होगा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, निश्चित रूप से ठीक है। अध्यापक की भूमिका सहयोगी की होती है, फैसिलिटेटर की होती है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए मतलब ही नहीं है, बच्चों को करके सीखने का मौका मिलता है। अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, वर्गीकरण का नहीं है। ज़्यादा बेस्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, लचीलापन पाया जाता है और बच्चे की आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रदान किया जाता है, वो प्रोग्रेसिव बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो 2 नंबर उत्तर सही होगा। नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में देखो वाइगोत्स्की पियाजे को भी पीछे छोड़ रहा है और पूरा यूट्यूब पे डाल रखा है, फिर भी समझ में नहीं है, दोबारा समझा दूंगा, लेकिन समझ लेना। टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर दी है ऐप के माध्यम से, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉन्सेप्ट के लिए हो जाएंगी, एक प्रकार से पूरी साइकोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मैंने कहा कि समाज की बात करें, संस्कृति की बात करें, भाषा की बात करें, निकटस्थ विकास की बात करें, संभावित विकास की बात करें, वास्तु विकास की बात करें, स्केप होल्डिंग की बात करें, सहयोगी अधिगम की बात करें, सामाजिक निर्मितवाद की बात करें, वाइगोत्स्की। सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन कहता है? 3 नंबर वाइगोत्स्की, बाकी कोई नहीं कहता है। इसके अलावा मार्गरेट मीड और रूथ बेंटिक ने भी संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन वाइगोत्स्की 1 नंबर पे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो मैंने आपको पहले कहा था कि सीटेट में जेंडर वाला, और मैंने टॉपिक डाल भी रखा उन्हीं मनोविज्ञान में, इसलिए डाला है ताकि सीटेट में भी काम आए आपके। तो जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के लिए विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाओगे तो भेदता और बढ़ेगी। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, लड़के लड़की सबको, और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, बी पॉजिटिव। लिंग के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उन्हें अस्वीकार करना। स्वीकार करना चाहिए, उपेक्षा क्यों करेंगे, मानना चाहिए में अंतर होते हैं। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, कि जो समाज में पहले से रूढ़िवादी धारणाएं बनी हुई हैं, लड़के ऐसा नहीं कर सकते, लड़का ऐसा नहीं कर सकता, उनको अपन प्रबल कैसे करेंगे, कमजोर करेंगे। तो बेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह को बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। 2 नंबर उत्तर सही है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। देखो बहुभाषीयता की बात एक ही कौन करता है? एनसीएफ 2005 करता है, और एनसीएफ 2005 में चाहे अवनी मनोविज्ञान पढ़ना चाहे कोई भी पढ़ना, मैंने लिख रखा है एनसीएफ 2005 में बहुभाषीयता को एक संसाधन माना गया है। क्या माना गया? संसाधन। तो वहां से प्रश्न उठाया गया है, एक समस्या नहीं होगी, व्यवस्थागत मुद्दा नहीं है, एक गुण और एक साधन, एक रुकावट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक गुण और साधन, ठीक है, एक एसेट एंड रिसोर्स। तो एक गुण एक संसाधन की बात की गई है एनसीएफ 2005 में। तो ज्यादा बेस्ट उत्तर क्या होगा? 3 नंबर का तीसरा उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? थोड़ा कम समझा रहा हूं क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी कम है, ज्यादा सीधा मैं बस बता रहा हूं, ठीक है। अपन जो टेस्ट में हो उसमें ज्यादा चर्चा करेंगे।
सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करवाना। रटने का तो मतलब ही नहीं, क्रिएटिविटी आ गई वहां, रटने का तो मतलब ही नहीं है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना। प्रतिभाशाली बच्चों को जब भी हम एजुकेशन पढ़ते हैं और सृजनात्मक बच्चों की एजुकेशन पढ़ते हैं, ये कहेंगे चुनौतीपूर्ण कार्य देना ताकि वो बोर नहीं हो। विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना, ये प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा मैंने लिख रखा है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। अभिमुखी मतलब गिविंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? अपसारी चिंतन। क्या आएगा? अपसारी चिंतन। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, हम अपसारी चिंतन वाले प्रश्न देंगे, विस्तृत सोच वाले प्रश्न देंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग की अपन बात करेंगे, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे। तो यहां उत्तर सही क्या हो जाएगा? चुनौतीपूर्ण कार्य देना। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा प्रतिभाशाली और क्रिएटिविटी बच्चों के लिए। पठन वैकल्य, मैंने पहले भी कहा लर्निंग डिसेबिलिटी प्रश्न आता है। पठन वैकल्य मतलब डिस्लेक्सिया, ठीक है। डिस्लेक्सिया किसकी बात करता है? पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ठीक है। जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने, समस्याओं से इतना कोई डायरेक्ट संबंध नहीं क्योंकि इनका संबंध ही पठन से, स्पेशली सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानने की कोई मतलब नहीं है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य गलत बात है। हम उनके पढ़ने के माध्यम से पता लगेंगे पढ़ और लिख ढंग से रहेंगे नहीं रहे, स्पेशली पढ़ना। लिखने में तो फिर भी डिस्ग्राफिया वो आ जाएंगे, लेकिन पठन वैकल्य में स्पेशली क्या आता है? पढ़ना आता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? मतलब विशिष्ट विकलांग जो बच्चे हैं वो रेट के सिलेबस में भी आपको पढ़ना है, और किताब में मैंने एक टेबल बना रखी है पूरी की पूरी, उस टेबल में से सेम चीजें मिल जाएंगी आपको, एक एक चीज लिखी हुई है किताब में। क्या? आंशिक जो ब्रेल लिपि का आविष्कार अपन करते हैं, किसके लिए करते हैं? लुई ब्रेल ने जिसका आविष्कार किया था, अंधे बच्चों के लिए। चक्षु विकलांग जिसको बोला गया, आंशिक भी हो सकते हैं, पूर्ण भी हो सकते हैं। तो आंशिक जो विकलांग है, जगह कम दिखाई दे, उन बच्चों को क्या करेंगे? क्लास में आगे बैठाएंगे, मोटे अक्षर की किताबें देंगे, ठीक है। उभार वाले अक्षरों की किताबें देंगे, मोटे प्रिंट की किताबें देंगे, ठीक है। त्रिविमी डायग्राम वाली जो चीजें हैं वो देंगे, ब्रेल लिपि का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है। अबेकस का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस स्पीच वाला जो है यंत्र उसका प्रयोग करेंगे, इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे अपन। बोलती पुस्तकें आया हुआ है, स्पीच वाला मैंने भी बोला। स्पर्श सूचना पट फिलिंग करके। छोटी मुद्रा वाली तो बच्चा जब ऑलरेडी आधा है बेचारा है तो वो कैसे पहचानेगा? तो मोटे अक्षर की किताबें। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जो डायमेंशनल वाली है, 3D वाली हैं, वो इनके लिए उपयोगी होती हैं, लेकिन छोटा मुद्रा वाली नहीं होगी। तो ये सब किताब में डाल रखा है। 2 नंबर का उत्तर इसमें गलत है। तो उपयुक्त नहीं पूछ रहा है ना, उपयुक्त होता तो 3 हो जाते, लेकिन उपयुक्त नहीं पूछ रहा, तो 2 नंबर का उत्तर गलत है। तीसरा अंतिम प्रश्न है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा स्पेशली आपकी सीटेट में ही है, ठीक है। तो द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग के हो, उनको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना समावेशी शिक्षा है। और सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ उपलब्ध करवाना, ये विशेष समावेशी शिक्षा की मूल धारणा है, ठीक है। उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ध्यान रखना, ये भी समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। विशिष्ट का नहीं करता, ये सामान्य विद्यालयों की बात करता है, समान की बात करता है। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सामान्य बच्चों के साथ इनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि इनमें कुंठा और हीनता की भावना नहीं आए। बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, पृथक नहीं करना, ये तो अभी तो कहता है कि समान विद्यालय में तभी तो पढ़ाओ उनको। और बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए नामांकित करना। उत्तर सही क्या होगा? 2 नंबर। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये 2 नंबर का पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 30% है, रिलैक्स मूड में करना है, रीट में भी अच्छा होगा। विश्वास रखें, आप पॉजिटिविटी रखें, सब अच्छा होगा। डर दिमाग से निकालना, आप तो ये सोचिए कि क्रैक कर दूंगा, अच्छा करूंगा। नकारात्मक विचार आपको कमजोर बनाता है। नकारात्मक प्रेशर आपको एग्जाम से चाहे कितनी भी मेहनत क्यों नहीं की, वो बाहर हो जाओगे। तो याद रखना, बी पॉजिटिव, हंसते मुस्कुराते करना है। बाकी कहीं भी दिक्कत हो, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। हर चीज़ में मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।